तो दोस्तों, वेलकम अगेन। आई विल टेल यू वेरी small amount of basic about the HVAC. Let us understand what is the long form of HVAC. तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ HVAC ये है heating. H stand for heating, V stand for ventilation and AC stand for air conditioning. ओके, तो हम वन बाय वन देखेंगे। हीटिंग का मीनिंग क्या है, वेंटिलेशन का मीनिंग क्या है, और एयर कंडीशनिंग का मीनिंग क्या है। तो बहुत बार ये वर्ड टुगेदर यूज किया जाता है, बिकॉज उसमें हीटिंग भी किया जाता है, वेंटिलेशन भी किया जाता है और एयर कंडीशनिंग भी किया जाता है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड सेपरेटली हीटिंग क्या है। तो हीटिंग में क्या किया जाता है, जनरली जो स्पेस रहता है, जैसे कि लो टेम्परेचर कंट्रीज है, तो उसमें ये जरूरत पड़ती है कि टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, तो जो रूम से उसको हीटिंग किया जाता है। तो उसके लिए जो वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग के लिए, वो बेसिकली वाटर, स्टीम और एयर रहता है। तो उस फ्लूइड को कहाँ हीट किया जाता है, फर्नेस। फर्नेस से हीटिंग करके वो then it is sent through the pipes to the building where we want heating. तो लो टेम्परेचर जियोग्राफीज में यह बहुत ही जरूरी होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर, ओके, बाय हीटिंग। तो उसको हम हीटिंग कहते हैं। उसके बाद में आता है वेंटिलेशन। तो दोस्तों, वेंटिलेशन का मतलब क्या है? ओके, वेंटिलेशन का मतलब है कि रिप्लेस करना। ओके, टू रिप्लेस द एयर। ओके, क्यों रिप्लेस करना है एयर को? दोस्तों, ये जान लो कि जो हवा रूम के अंदर रहती है, तो वो यूटिलाइज किया जाता है इन इनमेट्स के द्वारा। किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए। ओके, हमें पता है कि अगर हम एयर इनहेल करते हैं बॉडी में जाने के बाद, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेल ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग कंजेस्टेड एरिया में है, क्लोज एरिया में है, तो वो क्या हो गया, ओवर द पीरियड क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल वैनिश। ओके, जितना हम नॉर्मल एयर में होता है उससे बहुत कम हो जाएगा और वी विल नॉट फील द फ्रेश। तो इसलिए जो कोई एनक्लोज स्पेस रहता है उसमें वेंटिलेशन होना जरूरी है। ओके, तो बहुत बार क्या होता है, एयर कंडीशनिंग में लोग सब दरवाजा खिड़की बंद कर लेते हैं और क्लोज एयर में बहुत सारे लोग बैठते, तो अच्छा नहीं। उससे क्या होगा कि सेम एयर we cannot use because the amount of oxygen will go on reducing. तो उसको मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होना जरूरी है। ओके, तो वेंटिलेशन का पर्पस तो ये है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना। तो ये जान लीजिए कि हर एक ह्यूमन बॉडी एक हीट सोर्स है। इफ देयर इज क्राउड इन द रूम, तो उससे क्या होगा कि इट विल गिव आउट द हीट। ओके, हीट देने की वजह से टेम्परेचर ऑफ एयर भी बढ़ेगा। जैसे मैंने नेक्स्ट बताया कि जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगेगा, तो उसको ऑक्सीजन का लेवल हमें मेंटेन करना है। और उससे और क्या होता है, हमारे बॉडी से मॉइस्चर भी व्हेन वी एक्सेल, जब व्हेन हम हमारे नाक से हवा बाहर आता है, तो उसमें क्या रहता है, मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है। ओके, इसके अलावा भी ऑर्डर भी हो सकता है। ओके, क्लोज रूम में ऑर्डर का भी एक प्रॉब्लम रहता है, स्मोक हो सकता है। ओके, जैसे कि किचन है तो उसमें स्मोक होता है, तो वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। वैसे बहुत सारे लोग हैं तो दे विल आल्सो गिव आउट द बैक्टीरियाज, तो हवा में आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो वेंटिलेशन न होने की वजह से एक तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। तो वेंटिलेशन की जरूरत होती है। इसके बाद में आते हैं एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या है?
तो एयर कंडीशनिंग में हम एक्चुअली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन ऑफ एयर एंड प्यूरिटी ऑफ एयर को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसा ही आता है कि एयर कंडीशनिंग का मतलब सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करना, तो ऐसा नहीं है। तो एयर कंडीशनिंग का मतलब ये भी है, यू हैव टू कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन ऑफ एयर एंड प्यूरिटी ऑफ एयर। ओके। तो बहुत बार क्या होता है कि ह्यूमिडिटी क्यों कंट्रोल करना है, कि अगर ह्यूमिडिटी बहुत एक्सेसिव है तो क्या होगा, हमें पसीना आएगा और वो पसीना ड्राई नहीं होगा। अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो क्या होगा, हमारी एयर बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगी। ओके। सो जैसे कि हम विंटर में क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो सेम रीजन रहता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाहर कम होने की वजह से वो प्रॉब्लम होता है। तो हमें एयर कंडीशनिंग भी ये भी सोचना है कि मॉइस्चर कंटेंट सफिशिएंट लेवल मेंटेन हो, वो एक्सेसिव ना हो जाए। ओके। तो एयर कंडीशनिंग हम मोस्टली टू क्रिएट द कंफर्ट कंडीशन, जैसे कि that regions or the weather where the temperature is very high, जैसे कि मिडल ईस्ट में समर में टेम्परेचर रहता है, तो वी कैन नॉट बियर दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो टू मेंटेन द टेम्परेचर हमें एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर में एक डिहाइड्रेशन होने का बहुत सारा खतरा होता है। ओके। जो एयर कंडीशनिंग की वजह से कम हो जाता है। अब देखेंगे कि एयर कंडीशनिंग में मोस्टली जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसका पर्पस क्या होता है, मोस्टली टू कूल द एयर। मैंने बोला ऑलरेडी कि एयर कंडीशन में सिर्फ कूलिंग ही नहीं करना, हीटिंग भी कर सकते हैं। ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ जो एयर कंडीशनर होते हैं उसमें कूलिंग करने के लिए हम वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम कहते हैं। ओके। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम यहाँ पे देख रहे हैं हम, बेसिकली उसके चार कंपोनेंट्स रहते हैं। जस्ट ओके। उसमें चार कंपोनेंट्स रहते हैं। इवापोरेटर, तो इवेपोरेटर वही एरिया है कि जो हमारी हीट एब्सॉर्ब करता है। बच्चों ध्यान में रखो कि इस एरिया में क्या होता है, ये जो कंपोनेंट है क्या करता है, हमारे हीट एब्सॉर्ब करता है। ओके। दिस इज आवर डिजायर्ड कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके। देन उसके बाद में कंप्रेसर रहता है। ओके। फिर कंडेंसर रहता है, एक्सपेंशन वाल्व रहता है। तो दोस्तों जो वर्किंग फ्लूइड इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसपे ये सब वन इट इज अ वर्किंग फ्लूइड विच इज यूज। ओके। तो जो वर्किंग फ्लूइड रहता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसको रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। तो बहुत सारे वो सब एक्शन उस पे होते हैं, जैसे कि उसको कंप्रेस किया जाता है, फिर वो कंप्रेस करने के बाद कंडेंसर में जाता है, और इवापोरेटर के बाद क्या होता है, एक्चुअली जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो गैस स्टेज में आ जाता है। गैसियस फॉर्म में रहने की वजह से हम उसको वी सेंड इट टू द कंप्रेसर, जिसमें उसका प्रेशर बढ़ा जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको हम वी सेंड टू द कंडेंसर। अब वो गैसियस वेपर होने की वजह से और प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर रहता है उसको अभी कंडेंस हो सकता है। तो कंडेंसर में उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। बाद में कंडेंसेशन में क्या हो जाता है, हीट रिजेक्ट होता है। ओके। तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट होता है, जो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है। ओके। उसके बाद में वो लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आ जाता है, वो उसके बाद में हम सेंड करते हैं उसको एक्सपांशन डिवाइस में। जनरली एक्सपांशन डिवाइस कैपिलरी रहता है या कैपिलरी कैपिलरी ट्यूब रहता है, और सम एक्सपांशन डिवाइस। ओके। थ्रोटलिंग किया जाता है यहाँ पे। तो थ्रोटलिंग की वजह से उसका प्रेशर कम हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो उसका प्रेशर कम होने की वजह से अभी वो बॉयल हो सकता है इजीली। ओके। तो जब वो बॉयल होता है, दैट इज इवेपोरेट होता है, तो क्या करता है, वो हीट एब्सॉर्ब्स द हीट। ओके। इस तरीके से वेपर कंप्रेशन सिस्टम काम करता है। तो रेफ्रिजरेंट पहले तो इवेपोरेट होता है, बॉयल होता है,
तो बॉइलिंग करने के लिए जो कुछ हीट लगता है दैट टेक्स फ्रॉम द आवर कूलिंग एरिया, ओके, जिसको हमें कूल करना है वहां से क्या कर लेता है, वो हीट एब्सॉर्ब कर लेता है, किसके लिए, इवापोरेट होने के लिए। तो गैसेस फॉर्म में चला जाता है, तो गैसेस फॉर्म में चला जाने के बाद उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से अभी वो उसका करेस्पॉन्डिंग कंडेंसेशन टेम्परेचर जो रहता है वो आ जाता है, तो इट कैन कंडेंस बाय रिजेक्टिंग द हीट। इसमें अभी वो कंडेंस होने के लिए क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा, सो विल गेट हीट हियर, ओके। और ऐसे साइकिल वो ऑपरेट होता रहता है। मैंने जैसा बताया कि वी कैन ऑपरेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम आइदर इन रेफ्रिजरेशन मोड। जब हम रेफ्रिजरेशन मोड में इस्तेमाल करते हो तो क्या यूज करते हैं हम, इवापोरेटर। और जब कंडेंसर मोड में यूज करते हैं हम हीटिंग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हीट पंप। तो ये हमेशा बेटर रहेगा टू यूज हीट पंप और हीटिंग रादर देन हीटिंग बाय हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। तो हम देखेंगे वो ऐसा क्यों होता है, ओके। तो ये अबाउट द यूनिट विच इज यूज फॉर कूलिंग द एयर इन द एयर कंडीशनिंग, उसको क्या बोलते हैं हम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसका इस्तेमाल हम एयर को कूल करने के लिए करते हैं, उसको वेपर कंप्रेशन सिस्टम बोलते हैं, दैट इज द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसमें चार कंपोनेंट देखे हमने। और इस सिस्टम में जो फ्लूइड काम करता है उसको बोलते हैं हम वर्किंग फ्लूइड, वो तो उसको क्या कहते हैं हम, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट अल्टरनेटली क्या होता है, बॉयल होता है और कंडेंस होता है, ओके। बॉयल किस में होता है, इवेपोरेटर, जिसमें हमें कूलिंग होता है। तो बॉइलिंग होने के लिए हीट वो हमारे कूलिंग एरिया से एब्सॉर्ब करता है, ओके। इस तरीके से वो काम करता है। So next is the capacity of air conditioning. Capacity of air conditioning is measured in terms of tons of refrigeration. दोस्तों देखो, as refrigerant is one of the major component of the AC, so we measure the capacity of refrigeration in tons of refrigeration. So same thing is here. We also measure the capacity of air conditioning in terms of tons of refrigeration. तो अब देखेंगे टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। एक ऐसा कूलिंग कैपेसिटी है दोस्तों विच इज अराउंड 3.861 किलोवाट, इतना कूलिंग कैपेसिटी मिलता है 1 TR में। तो क्या होता है एक्चुअली वो, ओके। तो 1 TR का मतलब है इतना हीट रिमूव किया है हमने 1 टन ऑफ वाटर से, कि वो वाटर कन्वर्ट हो जाए इन द आइस फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म, ओके, इन द 24 आवर्स। सो उसको 1 TR हम कहते हैं। तो हमने देखा कि कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज गिवन इन द टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो अब देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस किस पैरामीटर में मेजर किया जाता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो रहता है वो मेजर किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में। तो दोस्तों देखो, दो तरह के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं। सपोज हमने वी आर यूजिंग रेफ्रिजरेशन, देन इट इज सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर हम उसी यूनिट को हम वी आर यूजिंग एज अ हीट पंप, देन विल से सीओपी ऑफ हीट पंप। तो सीओपी का फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ओके। अब देखेंगे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन कैसा है, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब देखेंगे सीओपी ऑफ हीट पंप, तो वो आएगा हीटिंग इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हीट पंप में, हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क। तो हम देखेंगे कि सीओपी कितना होता है। तो दोस्तों सीओपी मोर देन 1 होता है, और लगभग मोस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग के लिए सीओपी की वैल्यू 2.3 से 3.5 होता है, मतलब वो 1 से बहुत ज्यादा होता है। फिर भी दोस्तों कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एयर कंडीशनिंग इज स्टिल वेरी हाई, ओके। तो हम यही चाहते हैं कि सीओपी ज्यादा से ज्यादा रहे, सो दैट हमारा जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम से कम रहे, ओके।
तो अब देखेंगे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन और सीओपी ऑफ हीट पंप में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों जान लीजिए कि सीओपी ऑफ हीट पंप सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? बाय 1। ओके। तो अगर आपको हीटिंग करना है रूम तो हीटर मत इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रिकल हीटर मत इस्तेमाल करिए। क्या इस्तेमाल करिए? यूज द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दैट इज द वेपर कंप्रेशन सिस्टम इन द हीट पंप मोड, कि जिसमें आपका सीओपी लगभग 3 के आसपास आएगा। मिसिटुली 3 टाइम बेटर देन द इलेक्ट्रिक हीटर। ओके। तो ये ऑलवेज बेटर रहता है टू यूज द हीट पंप mode for heating than using the electrical heater। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।